दिल्ली में लव जिहाद और मर्डर का केस अभी शांत भी नहीं हुआ है कि लव जिहाद का एक और सनसनीखेज मामला सामने आ गया है। बड़ी खबर जानिए, मुंबई की एक मॉडल ने झारखंड के रहने वाले तनवीर पर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। एक मॉडल का आरोप बढ़ा और मॉडल का कहना है कि तनवीर उसे ब्लैकमेल कर रहा है, धर्म परिवर्तन और शादी का भी दबाव उस पर बना रहा है। और इतना ही नहीं, तनवीर ने मॉडल को अपना नाम यश बताया था। पीड़िता 2020 में रांची में एक मॉडलिंग कंपनी के संपर्क में आई थी और उसे तनवीर अख्तर चला रहा था। वो जो कंपनी थी उसे तनवीर अख्तर चला रहा था। ये जो रांची में एक मॉडलिंग कंपनी थी, 2020 की बात है। और उसके बाद मॉडल ने ये आरोप लगाया है कि उसने अपना नाम बदलकर बताया। मुंबई की मॉडल थी, झारखंड के रहने वाले तनवीर अख्तर पर उसने आरोप लगाए हैं। उसका कहना है कि तनवीर अब उसे ब्लैकमेल कर रहा है, धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहा है, शादी का दबाव बना रहा है। तनवीर ने ये अपना नाम यश बताया था, मॉडल ने ये भी आरोप लगाए हैं। पीड़िता जो पीड़िता मॉडल है, 2020 में रांची में एक मॉडलिंग कंपनी के संपर्क में आई थी। उसको तनवीर अख्तर चला रहा था, नाम उसने अपना यश बताया था। और चलिए, जिस तरीके से अब ये लव जिहाद और ये गंभीर आरोप हम सीधा जानते हैं, हमारे साथ खुद इस वक्त जो है वो जुड़ चुकी हैं मॉडल, और हम जानेंगे उनसे कि आखिर ये पूरा मामला किस तरीके से उनकी समझ में आया, क्या कुछ उनके साथ हुआ है। सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। बताइए जरा कि आखिर आपका जो ये आरोप है कि धर्म परिवर्तन के लिए तनवीर नाम उसने बदला, यश नाम से आपको बता रहा था पहले और बाद में पता चला आपको कि तनवीर उसका नाम है, मामला है क्या, जरा समझाइए हमें। मैं एक्टिंग और मॉडलिंग के लिए यश मॉडल्स गई थी, जहाँ की ये तनवीर अख्तर खान मुझे यश के नाम से मिला था। 4 महीने बाद मुझे पता चला कि इसका नाम तनवीर खान है। उसके बीच में इसने होली के टाइम पे मेरी कुछ आपत्तिजनक फोटोज निकाली थी, जिसका मुझे कोई आइडिया नहीं है कि इसने कब निकाली, क्या निकाली, और उसको दिखाकर ये मुझे ब्लैकमेल करता रहा। रांची में मैं कहीं जाके कंप्लेन करती, इसका कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि वो उसकी जगह थी और मुझे कहीं भी जाने की इजाजत नहीं थी। मुझे ऑफिस से हॉस्टल, हॉस्टल से ऑफिस, इतनी मेरी दुनिया थी रांची में। तो ये 2020 की बात है ना, उसके 4 महीने के बाद आप कह रही हैं कि आपको पता चल गया था। अभी 2023 में हम बातचीत कर रहे हैं, इसके बीच क्या हुआ? जी, 2020 के लास्ट में, 2020 के दिसंबर में मैंने सर्च किया था। 2021 के 6 जनवरी को मैं यश मॉडल्स गई थी, वहाँ रांची पहुँच गई थी। और उसके बाद फिर इसने होली के टाइम पे मेरी कुछ फोटोज निकाली थी, जिसको दिखा के ये मुझे ब्लैकमेल कर रहा था और मेरे घर वालों को भी धमकी। वहाँ पे मैं इसके साथ कोऑपरेट कर रही थी, इसने मुझे अपने कामों में लगा दिया। मतलब इसके जो काम होते थे एजेंसी के, स्क्रॉलिंग के या फिर वेबसाइट की जो भी काम होते थे, उनको मैं देखती थी। और भी जो लोग काम करते थे मेरे अंडर, वो उन सबको मैं देखती थी। उन सबके पेमेंट्स भी ये मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करता था। और अब इसका ये कहना है कि मैंने इससे बहुत सारे पैसे लिए हैं। ये मैं बोलूँगी कि वो अपने अकाउंट डिटेल्स दिखाए कि मैंने उससे कहाँ पे पैसे लिए हैं, कितने पैसे लिए हैं। फिर मैं बताऊँगी कि मैंने उसके पैसे जो उसने मुझे दिए हैं वो किस चीज़ के लिए दिए हैं। ओके, अच्छा मुझे ये बताइए कि आपने कहा कि शुरुआत में मुझे अपना एक्टिंग और मॉडलिंग में आगे बढ़ना था। ठीक है, आपने कहा कि नाम अपना यश बताया, बाद में आपको कब पता चला कि ये यश नहीं तनवीर है? और ये पहचान छिपाने के पीछे का मकसद क्या, कुछ पता चला आपको? इसके पीछे की वजह क्या रही होगी, कैसे मालूम चला आपको? नहीं, उस टाइम पे मुझे ऐसा कुछ लगा भी नहीं, क्योंकि मुझे समझ नहीं आया। कोई भी इंसान अपना नाम यश बताता है, फिर वो तनवीर निकलता है। मैंने इस पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया कि वो उसने ऐसा क्यों किया। मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि ऐसा क्यों है। तो आपको ये नाम कहाँ से पता चला? उसने खुद बताया या फिर अपने स्तर से जांच की? कैसे आपको नाम पता चला कि नहीं वो यश नहीं तनवीर है? मैंने कोई जांच नहीं की। ऑफिस में मैं किसी काम से गई थी, उनके केबिन में, वहाँ पे उनकी आधार कार्ड पड़ी हुई थी, तनवीर अख्तर खान, जिसमें तनवीर अख्तर नाम था, जिसकी मैंने फोटो निकाल ली थी। ठीक है, अच्छा ये बताइए कि आपने कहा 2020 में आप गई और क्योंकि आपका सपना कुछ और था लेकिन हुआ वहां पर कुछ और,
इन सालों में, क्योंकि अब तो 2023 चल रहा है, इसकी शिकायत इससे पहले कभी आपने की? और अगर वो दबाव बना रहा है, आपके साथ मिसबिहेव कर रहा है, किस तरीके का मिसबिहेव, अगर आप उस बारे में बताना चाहें तो? मिसबिहेव मतलब वो गलत तरीकों से टच करने का, मॉडलिंग के ट्रेनिंग देने के बहाने किसी और तरीके से टच करने की कोशिश करता था, और भी बहुत सारी हरकतें, जैसे कि उसको मैं कभी ऑब्जेक्ट कर दूं आपने या शिकायत कुछ की भी, तो कभी से लेकर वो मुझे आप पुलिस के पास कभी गई हो इससे पहले, इस दौरान, मतलब एक लंबा समय हो गया ना? मैं रांची में कभी पुलिस के पास इसलिए नहीं जा पाई क्योंकि वहां पे मुझे कहीं भी निकलने की इजाजत नहीं थी, कहीं भी मुझे निकलने नहीं दिया जाता था। मैं कहीं भी जा रही हूँ उसकी मुझे पूरी डिटेल्स देनी होती थी, तो मैं कहीं जाती ही नहीं थी। मेरी रांची में ऑफिस से हॉस्टल, हॉस्टल से ऑफिस, इतनी दुनिया थी जो कि वहीं पे रहती थी। और उसके बाद मैंने अपने एक्टिंग और मॉडलिंग को आगे बढ़ाना चाहा। मैं किसी तरह से वहां से निकल के मैं घर गई, घर के बाद फिर मैं मुंबई आ गई। मुंबई में मैं काम वाम करने लग गई। 2022 अगस्त में मैं मुंबई आई और इसके बाद मैंने काम वाम करना शुरू किया, तो फिर इसने फिर भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा। मैंने इसका काम भी मुंबई आने के बाद भी ये मुझसे रिक्वेस्ट करता रहा कि काम मेरा ठीक है, मत आप छोड़ो, हमारे साथ फिर भी बने मैंने रहिए, 1-2 आपसे महीने और काम बातचीत किया। करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। एक बड़ी खबर दर्शकों को बता के आपके पास आते हैं। बार बार शिकायत के बाद भी एक्शन नहीं, ये बयान आया है, मुझे कुछ हुआ तो झारखंड सरकार जिम्मेदार। पूरी खबर जानिए। झारखंड पुलिस पर पीड़ित मॉडल जो अभी हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं, उन्होंने आरोप लगाए हैं कि बार बार शिकायत के बाद भी कोई एक्शन नहीं हुआ। मुझे या मेरे परिवार को अगर कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदारी झारखंड सरकार की होगी। ये आरोप है पीड़ित मॉडल का जो हमारे साथ अभी जुड़ी हुई हैं। और पीड़ित मॉडल खुद हमारे साथ बनी हुई है, वो ज्यादा इस पर बेहतर तरीके से बता पाएंगे। मैं आप ही से जानना चाहती हूँ, आप बताइए, आप क्योंकि आज कैमरे पर हैं, आपको सब लोग देख भी रहे हैं, सुन भी रहे होंगे, किस तरीके से आपको झारखंड पुलिस पर जो आपके आरोप हैं कि कोई एक्शन नहीं लिया गया, कितनी बार आप पुलिस के पास गई और उनकी तरफ से क्या कहा जाता रहा हर बार? मैं जब यहाँ पे मुंबई में मुझे यहाँ पे फ्रीडम थी कि मैं पुलिस स्टेशन जा सकती हूँ, इसने मेरे जो साथ मेरी रूममेट रहती थी उसको परेशान किया, उसको गाली गलौज किया, और भी जो भी लोग मेरे से जुड़ते थे, चाहे काम को लेके हो या किसी भी सिलसिले में हो, मैं किसी भी जगह जाऊँ, वो उस जगह पे वो मतलब कि वो मेरी डिटेल्स ऐसे लेता था कि तुम मेरे कॉन्ट्रैक्ट में हो और तुम्हें डिटेल्स देनी होंगी कि तुम कहाँ जा रही हो, क्या कर रही हो, वो ये बोल के सारी डिटेल्स लेता था। और मैं वहाँ पे जहाँ भी जाती थी ये वहाँ पे फ़ोन करके, जैसे मैं किसी शूट पे गई हुई हूँ तो ये उसके नियर बाय पुलिस स्टेशन में फ़ोन करके बताता था कि वहाँ पे कुछ गंदे शूटिंग्स हो रही है, वहाँ पे मैं गंदे शूटिंग्स कर रही हूँ, ऐसा वो बताता था, जो कि गलत था। और वो लोग फिर मेरे साथ काम नहीं करना चाहते थे। तो ये जो सिलसिला है ये लंबे वक्त तक चला, आप बता रहे। मैंने वर्सोवा पुलिस स्टेशन में कंप्लेन की, तो पहली बार जब मैंने कंप्लेन किया तो फिर इसने मुझे कन्विंस करने के लिए एफिडेविट बनवा के दिया, जो मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया आप लोगों के साथ। इसने एक वीडियो भी बना के दी थी कि जिसमें ये मुझसे माफी मांगता हुआ नजर आ रहा है, और अब ये कह रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये एफिडेविट, उसकी वीडियो, ये सब क्या गलत है, ये सब क्या झूठ है, ये आप उससे पूछिए। ये कंप्लेन कब की थी? मुझे कंप्लेन किए हुए मैंने जनवरी में कंप्लेन करी है। जनवरी 2023 ना? जनवरी, जी। अच्छा, और भी लड़कियों के साथ इसने ऐसा किया है? इसके कोई सबूत या इसके बारे में कोई जानकारी है आपके पास? नहीं, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। बस एक वर्षा बराइक नाम की लड़की थी जिससे मैंने इसको झगड़ते हुए सुना था, लेकिन बाद में पता चला कि वो थोड़े टाइम बाद पता चला कि उसकी कोविड में मौत हो गई है। अच्छा, मैंने इसको बहुत गाली गलौज करते हुए सुना था, उसको गाली देते हुए, और ये ओके, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपने कहा कि आप वर्सोवा थाने गई, वहां पर शिकायत दर्ज की, उसके बाद आप लोगों में शायद कोई समझौता हुआ जिसके तहत उसने माफी आपसे मांगी और एफिडेविट भी दिया। क्या फिर भी बावजूद इसके वो आपको इसी तरीके से आगे परेशान करता रहा? और ये जो शादी की बात आप कह रही हैं कि शादी का दबाव बनाया, ये बात कब सामने आई? आपसे शादी के लिए कब उसने कहा और दबाव बनाने की कोशिश की?
शादी के लिए वो मुझसे शुरू से दबाव बनाता आया है, और अब मैं ना शादी के लिए बोल रही हूँ, ना मैं उसके मतलब ना उसके पास काम कर रही हूँ, ना उसके कोई काम करना चाहती हूँ, चाहे वो शूटिंग को लेके ही हो, चाहे वो एक्टिंग को लेके हो या मॉडलिंग को लेके हो, कोई भी काम हो मैं उसके साथ नहीं करना चाहती हूँ। फिर भी वो जबरदस्ती मेरे लिए काम ढूंढता है, तुम ये काम करो, वहां चलो, यहाँ जाओ, ऐसे करके वो मुझे ब्लैकमेल भी करता है जाने के लिए। लेकिन मैंने बोल दिया कि मैं कोई भी काम नहीं करूंगी, और ये फिर भी वो जबरदस्ती हर बताइएगा, ये टाइम धर्म ऐसे करते परिवर्तन रहता है। जो आप कह रही हैं कि उसने ये भी दबाव बनाया कि आप अपना धर्म बदल लें, इसे लेकर क्या बातचीत हुई थी, बताइएगा जरा इसके बारे में। उसने मुझे मेरे हिंदू धर्म के बारे में उल्टी सीधी बातें बोल रहा था, तो मैंने उस पर ऑब्जेक्ट किया, तो उसने मुझ पर थप्पड़ भी उठाया था, हाथ उठाया था उसने मेरे ऊपर, और बहुत गंदी गंदी गालियां ये सब ऐसा करता था। और ऐसे वो मुझसे मनवाना चाहता था कि मेरी जो धर्म है वो सही नहीं है, उसकी जो धर्म है वो सही है, तो मैं बदल के उसमें आ जाऊं, उससे शादी कर लूं, तो मेरी जिंदगी जो है सेट हो जाएगी अगर मैं उससे शादी कर लूंगी, नहीं तो मुझे दर बदर भटकना पड़ेगा काम वाम करने के लिए, ऐसा वो कहता था। वो आपको मतलब लुभावनी बातें बताता था और अपने धर्म के बारे में बताता था कि तुम अगर मेरे धर्म में आ जाओगी तो इतने फायदे होंगे, और ये आपके पास फोन का एक्सेस था ना, आपने मेरे पास पेपर है। आपने इस बारे में अपने घर वालों को कभी बताया, कभी जिक्र किया बातचीत में? क्योंकि आप बता रही हैं कि जनवरी 2021 में आप पहुंची थी उसके वो क्या कहते हैं उसको इंस्टीट्यूट में, और उसके 4 महीने के बाद आपको पता चल गया था, उसके बाद हालात ठीक नहीं थे। तो आपने इस बारे में क्या कभी अपने घर वालों से बात की या किसी को बताया? वो मुझे कंटिन्यूअसली ब्लैकमेल कर रहा था कि वो मेरे घर वालों को भेज देगा, फिर घर वाले मुझे घर से निकाल देंगे, ऐसा वो बोल रहा था कि घर वालों से तुम्हारा सब कुछ खत्म हो जाएगा, फिर तुम्हारा कोई नहीं रहेगा। मैं इस बात से डर के मैंने घर वालों को सामने से कुछ नहीं बताया, और वो उसकी हिम्मत इतनी ज्यादा बढ़ गई इस वजह से कि वो इस हरकतों पे उतर आया, वो मेरी जान लेने तक मुंबई आ गया। क्या अभी भी वो आपको इस तरीके से परेशान कर रहा है? आखिरी बार इस तरह की कोई बात उसने आपसे कुछ कहा, फोन किया हो या कोई ऐसा मैसेज आप तक पहुंचाया हो? जी, अभी 23 मई को जो है मेरा बर्थडे था, तो उस दिन से कुछ दिन पहले से लेकर वो मेरे घर वालों को परेशान करता आ रहा है कि मैं उसको विश करना चाहता हूँ, उसका नंबर भेजो मुझे, गंदी गंदी गालियाँ, मतलब सब कुछ जो उससे बन पाए। मैंने अपना नंबर चेंज कर लिया, मैंने अपना घर चेंज कर लिया, सिर्फ उसकी वजह से, क्योंकि उसको पता था और मुझे डर था कि वो कभी भी मुझे आके मार सकता है, और अगर उसके पास नंबर रहा तो वो मुझे परेशान करता ही रहेगा। उसने मेरे घर वालों के नंबर कहाँ बांट दिए, मेरे घर वालों को बहुत सारे कॉल्स आने लग गए, इसके वजह से कुछ नंबर घर के बदलने पड़ गए, कुछ और मुझे मेरे नंबर भी बदलने पड़ गए। ठीक है, मैं उसकी वजह से काम नहीं कर पाती थी, कहीं पे भी मैं कोई काम नहीं कर पाती थी। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। एक बड़ी खबर आई है, वो बताते हैं दर्शकों को, फिर आपसे बातचीत करेंगे। एक बड़ी खबर जानिए जिस पर ये आरोप लगे हैं। आरोपी तनवीर अख्तर खान की सफाई आई है, मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया गया है, ये तनवीर का बयान है। मॉडल और उसके दोस्त मुझे फंसा रहे हैं। साथ वो ये भी कह रहा है कि मुझे भी ब्लैकमेल किया जा रहा था, मुझे कानून संविधान पर पूरा भरोसा है। तो इन इल्जामों पर ये सफाई और ये जिस तरीके का बयान अब सामने आया है तनवीर अख्तर खान, जिस पर आरोप है कि उसने अपनी पहचान छिपाकर फंसाने की कोशिश की और शादी का दबाव भी बनाया। नमस्कार, मेरा नाम तनवीर खान है, मैं यस मॉडल से हूँ। अभी जैसा कि मानवी राज ने मेरे ऊपर एलिगेशंस लगाया कि मैं उनको हरास करूं, परेशान करूं, वो मुझे कितने दिनों से ब्लैकमेल करे, मेरे पास काम करती थी, मेरा बिजनेस लॉस कर दिया, तो मैंने उनसे अपने हर्जाने मांगे, तो उन्होंने मेरे ऊपर एलिगेशंस लगाना शुरू कर दिया। आइदर उन्होंने मेरा न्यूड फोटोज भी वायरल किया, मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं, जितने भी दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, बच्चे हैं जो हमारे घर के, उनके फॉलोअर्स को सबको उन्होंने मेरा न्यूड फोटोज भेजा। मैंने उसके ऊपर कोई कुछ कार्रवाई नहीं की। ऐसे क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं जो मीडिया को और हिंदू मुस्लिम धर्म को फैलाना चाहते हैं कि लव जिहाद मुस्लिम बहुत इजी टारगेट होते हैं, तो इनको फंसाओ और इनको ऊपर टॉर्चर करो। तो मैं मुस्लिम हूँ, शायद मेरे ऊपर इसलिए एलिगेशंस लग रहे हैं। तो देखिए, जो आरोप थे उस पर आरोपी तनवीर अख्तर खान की आपने सफाई सुनी, जो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मुझ पर जितने भी इल्जाम लगाए गए हैं वो सभी झूठे।
और दिल्ली में जो साक्षी मर्डर केस हुआ उसमें नया मोड़ आया है, नया सीसीटीवी फुटेज उसका सामने आ गया है। ये जो सीसीटीवी फुटेज हम आपको दिखाएंगे वो वारदात से करीब 2 मिनट पहले का है। इस सीसीटीवी में साक्षी अकेले वारदात वाली जगह पर जाती दिख रही है और बताया जा रहा है कि साहिल के बुलावे पर साक्षी उस जगह पर गई थी और ये सीसीटीवी फुटेज जो एक आपको सामने हम दिखा रहे हैं किस तरीके से यहां साक्षी जाती हुई दिखाई दे रही है। साहिल ने बुलाया था उसे और साहिल के बुलावे पर ही साक्षी उस जगह पर मिलने के लिए साहिल से पहुंची थी और ये वहीं पास लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया जो इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं। जो बर्बरता से हत्या की गई उसके 2 मिनट पहले का, मात्र 2 मिनट पहले का ये सीसीटीवी फुटेज बताया जा रहा है कि बातचीत करने के लिए हो सकता है। हालांकि इस पूरे मामले में जांच चल रही है, जांच के बाद और भी कई खुलासे होंगे, कई सीसीटीवी फुटेज सामने आएंगे, कई तस्वीरें सामने आएंगी, कई गुत्थियां सुलझेंगी। अभी फिलहाल जो 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रही हैं वो एक तस्वीर जो नया सीसीटीवी फुटेज है, वारदात वाली जगह से कुछ ही दूर पर साक्षी मिलने गई थी। वरुण जैन जुड़ रहे हैं, इस खबर को देंगे विस्तार। वरुण, एक नया सीसीटीवी फुटेज खुद बुलाया गया था शायद और तब वो मिलने गई थी, दोनों वहां बातचीत कर रहे थे। देखिए, इस चीज को पुलिस अभी वेरीफाई कर रही है, लेकिन 2 मिनट पहले का आप ये सीसीटीवी देखेंगे। साक्षी ने सफेद रंग की शर्ट पहनी हुई है, काफी तेजी से वो उस इलाके से बी ब्लॉक से ही गुजरती हुई नजर आ रही है। कुछ बदहवास, कुछ घबराई हुई भी इस सीसीटीवी के अंदर नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं पुलिस को ऐसा लग रहा है कि जो साहिल है वो उसका लगातार पीछा कर रहा था, वो कहीं ना कहीं उसे स्टॉक कर रहा था, क्योंकि इससे पहले वो कई बार साहिल को हिदायत दे चुकी थी कि वो उससे बातचीत ना करे, वो उससे किसी तरह का रिश्ता नहीं रखना चाहती है। और कुछ ऐसा ही हुआ कि उस दिन जो साहिल है वो साक्षी का पीछा कर रहा था और इस सीसीटीवी के अंदर काफी तेजी से साक्षी वहां उस इलाके से गुजरती हुई भी नजर आ रही है, काफी घबराई हुई सी भी नजर आ रही है। और उसके बाद जैसे ही साहिल को मौका मिला है उसने ताबड़तोड़ जो चाकू है उससे साक्षी की हत्या कर दी। अब पुलिस उससे पूछताछ कर रही है, हथियार को भी बरामद करना है, लेकिन लगातार अपना वर्जन भी है साहिल वो बदल रहा है। कभी कह रहा है कि उसने रिठाला इलाके में हथियार को फेंक दिए, कभी ये कह रहा है कि आनंद विहार से जब उसने बुलंदशहर के लिए बस पकड़ी है तो बीच रास्ते में हथियार फेंका। तो पुलिस को कहीं ना कहीं बरगलाने की कोशिश कर रहा है, बेहद शातिर है। इतना पुलिस कंफर्म कर रही है कि एक कॉन्स्पिरेसी थी, पहले ही चाकू खरीदा था, स्टॉक किया, पीछा किया, मौका मिलते ही साक्षी को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। जी वरुण रहिए आप हमारे साथ, आगे भी हम आपसे बातचीत करेंगे। तो कई अहम खुलासे भी इस पूरे मामले में लगातार हो रहे हैं, लेकिन इस वक्त एक और बड़ी खबर दर्शकों को दे दें। देखिए, दिल्ली पुलिस की टीम साहिल को लेकर वारदात वाली जगह पर गई थी। आज सुबह 4 बजे क्राइम सीन का रिकंस्ट्रक्शन किया गया है और उसी को लेकर वारदात वाली जगह पर पुलिस साहिल को लेकर आज सुबह 4 बजे उस जगह पर पहुंची है। तो सुबह 4 बजे रिकंस्ट्रक्ट किया गया उस पूरे सीन को, क्योंकि भीड़ भाड़ वाला इलाका, पतली संकरी गरिया, वहां पर उस गली में साहिल ने साक्षी को लगातार चाकू से मारा था। और उसी सीन को, इस केस को समझने के लिए, जल्दी से केस को सुलझाने के लिए पुलिस गई थी 4 बजे सुबह में। सीन को किया गया रिकंस्ट्रक्ट, साहिल भी साथ में था। अहमद बिलाल जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता देंगे इस खबर को विस्तार। सुबह 4 बजे क्या क्या हुआ था अहमद? जी बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूंगा कि ये वही स्पॉट है जहां पर साहिल ने जो है वहशियाना तरीके से जो है इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। और आज सुबह 4 बजे दिल्ली पुलिस की एक टीम जो है वो साहिल को लेकर के पहुंची थी यहां पर, और इस पूरे हत्याकांड का एक रिकंस्ट्रक्शन जो है वो यहां पर इसी जगह पर जो है वो किया गया था। चूंकि सुबह 4 बजे का वक्त भी जो है वो दिल्ली पुलिस ने इसलिए चुना क्योंकि गलियां जो है वो बेहद संकीर्ण है, भीड़ भाड़ वाला इलाका है, इस वजह से जो है वो भीड़ से बचने के लिए पुलिस ने जो है वो इतनी सुबह का वक्त चुना। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहां अभी भी जो है यहां पर खून के जो धब्बे हैं वो यहां पर अभी भी देखे जा सकते हैं। ठीक इसी जगह पर जो है वो इस विभत्स हत्याकांड को जो है वो अंजाम दिया गया था। कुछ जो लोग हैं यहां पर, देखिए अभी कैसे भीड़ जो है वो यहां पर जो है वो जुटनी शुरू हो गई है। आप जो है वो इसी इलाके के रहने वाले हैं? अच्छा, आप में से कोई इस इलाके का रहने वाला है? पुलिस आई थी 4 बजे, आप लोगों को पता है? इसको पता सर जी। आज सुबह पुलिस आई थी बेटा कोई? नहीं। सुबह पे
तो देखिए यहाँ पर अभी जो है सब दरवाजे बंद करके जो है वो सब आए हैं। यहाँ पर अभी स्पॉट पे कोई नहीं है, लेकिन हमने जब बात करी तो कुछ महिलाओं का जरूर कहना था कि सुबह 4 बजे के करीब जो है वो यहाँ पर आए थे और उस पूरे क्राइम सीन को जो है रिकंस्ट्रक्ट किया गया था, किस तरीके से साहिल ने जो है वो चाकुओं से वार किया था। एक बार फिर मैं आपको वो जगह पे दिखाना चाहूंगा, मेरे कैमरा पर्सन अजीत चाको से मैं कहूंगा कि वो जगह दिखाएं जहां पर इस पूरे हत्याकांड का जो है वो अंजाम दिया गया था। और कुछ महिलाएं जो है वो आप लोग यहीं पे रहने वाली हैं? मंदिर के। अच्छा, ठीक है। तो ये वो जगह है जहां पर इस पूरे क्राइम सीन को साथ बने रहिए। एक बड़ी खबर आ रही है, दर्शकों को बताना वो जरूरी है, आप अपडेट लगातार देते रहिए। इस बीच एक बड़ी खबर, पुलिस सूत्रों के मुताबिक साहिल पुलिस को गुमराह कर रहा है। हथियार छिपाने वाली जगह का ठीक पता नहीं बता रहा है साहिल लगातार गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। कभी कहता है कि रिठाला में चाकू छिपाया है, तो कभी कहता है कि बुलंदशहर के रास्ते में कहीं पर छिपा दिया है। तो लगातार वो छिपाने की कोशिश कर रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर, पुलिस पता करने की कोशिश भले ही कर रही हो, लेकिन गुमराह करने में माहिर साहिल बार बार अपनी बात बदल रहा है। वरुण, क्या डिटेल्स इस पर? देखिए, बिल्कुल बेहद शातिर है साहिल। पूरी कॉन्स्पिरेसी रची थी, चाकू पहले से ही खरीदा था। अब पुलिस जब उससे पूछताछ करके उस चाकू की बरामदगी करना चाहती है तो लगातार पुलिस को जांच से भटका रहा है। पहले उसने बताया था कि रिठाला इलाके के एक खुले मैदान में उसने चाकू को फेंक दिया था। अब वो पुलिस को कह रहा है कि जब उसने रिठाला से आनंद विहार पहुंचा था और आनंद विहार से उसने जो दूसरी बस पकड़ी थी बुलंदशहर के लिए, तभी उसने बीच रास्ते में कहीं चाकू को फेंक दिया। तो कहीं ना कहीं बेहद मुश्किल हो रहा है पुलिस के लिए उस चाकू की बरामदगी, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है इस पूरे हत्याकांड में। एक मोटिव में अगर पुलिस को चार्जशीट तैयार करनी है, मुकम्मल अंजाम तक इस पूरे केस को पहुंचाना है, तो चाकू एक अहम कड़ी है। लेकिन साहिल पुलिस को लगातार बरगला रहा है और अभी तक पुलिस चाकू बरामद नहीं कर पाई है। यही वजह है सुबह पुलिस ने जो क्राइम सीन था उसको तो रिकंस्ट्रक्ट किया ही, क्योंकि सिर्फ 2 दिन का समय है, कल रिमांड खत्म हो जाएगी, कल कोर्ट में पेश करना है पुलिस को दोबारा। तो सीन ऑफ क्राइम को रिकंस्ट्रक्ट किया कि पूरा कैसे सीक्वेंस हुआ, कहां से साहिल चला था, कहां से उसने पीछा करना शुरू करा और उस जगह को ले जाकर आइडेंटिफाई किया जहां पर उसने हत्याकांड को अंजाम दिया। इसके अलावा अब पुलिस की कोशिश है कि साहिल को उन पॉसिबल हाइडआउट्स, उन जगहों पर लेकर जाया जा सके जहां पर वो चाकू बता रहा है उसने छुपाया है। लेकिन जरूर नहीं है कि चाकू की बरामदगी अभी हो पाए, क्योंकि पुलिस को ऐसा लग रहा है कि साहिल एग्जैक्ट जगह नहीं बता रहा है जहां पर उसने उस चाकू को डंप किया था। जी ठीक है वरुण, आप लगातार इस पर हमें अपडेट पहुंचा रहे हैं, हमारे साथ बने रहिए। अहमद बिलाल भी हमारे साथ बने हुए, लेकिन कई खुलासे और कई बड़ी खबरें भी इससे जुड़ी हुई आ रही हैं। एक बड़ी खबर, साक्षी के दोस्तों से भी पूछताछ होगी। दिल्ली पुलिस ने साक्षी के 3 दोस्तों को पूछताछ के लिए बुलाया है। प्रहलादपुर थाने में तीनों दोस्तों को बुलाया गया है ताकि इनसे पूछताछ में कुछ और कड़ियां जुड़ सके आगे इस केस से। तो पुलिस लगातार तलाश कर रही है और पूछताछ के लिए अब साक्षी के दोस्तों को बुलाया गया। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, वो जानिए। साक्षी हत्याकांड में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की टीम वारदात वाली जगह पर जाएगी। थोड़ी देर में वारदात वाली जगह पहुंचेगी अनुसूचित जाति आयोग की टीम। इस पूरे मामले में लगातार कार्रवाई हो रही है, एक्शन में है। और अब देखिए, साक्षी हत्याकांड में बड़ी खबर ये कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की टीम वारदात वाली जगह पर जाएगी। थोड़ी देर में वारदात वाली जगह पर पहुंचेगी। वहीं से लाइव है हमारे सहयोगी अहमद बिलाल। अहमद, अनुसूचित जाति आयोग की टीम वारदात वाली जगह पर जाने वाली है, और क्या अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूंगा कि अनुसूचित जाति आयोग के वाइस चेयरमैन जो हैं वो अब से कुछ देर पहले जो है वो यहां पर पहुंचेंगे और इसके साथ ही जो है वो जो साक्षी के जो माता पिता हैं, जो परिवार वाले हैं, उनसे भी मुलाकात करने के लिए वो जाएंगे। तो पहले वो इसी जगह पे पहुंचेंगे, इसी स्पॉट पर पहुंचेंगे। आपको बता दें कि कल ही जो है वो अनुसूचित जाति आयोग ने जो एक्शन रिपोर्ट मांगी है दिल्ली पुलिस से, 3 दिन के अंदर जो है वो एक्शन रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है कि कौन कौन से एक्शन जो जब ये हत्याकांड जो वैश्याना तरीके से हत्याकांड को अंजाम दिया गया, उसके बाद जो है वो पुलिस की तरफ से क्या क्या एक्शन लिया गया है, इसको लेकर के 3 दिन के भीतर जो है वो रिपोर्ट देने के लिए क्या है। और आप खुद वाइस चेयरमैन जो है वो यहां पर आएंगे और इस जगह का नजर रखिए। बड़ी खबर जानिए, जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना ने बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया है। पुंछ के करमाड़ा इलाके में आईईडी समेत कई हथियार बरामद किए गए हैं और इसके साथ ही 3 संदिग्धों को भी पकड़ा गया है। हथियारों के साथ नशीली दवाएं भी बरामद हुई हैं। फिलहाल सेना ने आईईडी को डिफ्यूज कर दिया है। सेना ने 3 संदिग्धों को इस दौरान पकड़ा है। ये बड़ी आतंकी साजिश को किस तरीके से कश्मीर में नाकाम किया गया, इस वक्त की ये बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के पुंछ इलाके से। सेना का बड़ा आतंकी ये ऑपरेशन बड़ा था जिसमें आतंकी साजिश को नाकाम किया गया।
तो ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तो आईडी को डिफ्यूज करते समय जो ब्लास्ट हुआ उसकी तस्वीर दिखा रहे हैं। जगह है जम्मू कश्मीर का पुंछ। यहां पर बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम किया गया है। पुंछ के करमाड़ा इलाके में आईडी समेत कई हथियार बरामद हुए। आईडी डिफ्यूज किया गया। वो ब्लास्ट की तस्वीर है आपकी टीवी स्क्रीन पर। दूसरी तस्वीर है जो हथियार बरामद किए गए हैं। इतने बड़ी मात्रा में, इतने बड़े मात्रा में हथियारों का जखीरा समझिए बरामद किया गया है। यहां पर देखिए गोलियां पड़ी हैं, राइफल्स पड़े हुए हैं, अत्याधुनिक हथियार पड़े हुए हैं। 3 संदिग्धों को भी पकड़ लिया गया है और आईडी को डिफ्यूज किया गया।